तो हेलो क्लास 10th वालों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और PYQs भी है ये सारे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें, एक्ट ऑफ यूनियन कब हस्ताक्षरित किया गया, यानी जो एक्ट ऑफ यूनियन था उस पर कब हस्ताक्षरित किया गया था, मतलब कब साइन किए गए थे उस पर, यह आपको बताना है। तो क्या 1801 में? नहीं। 1701 में? नहीं। 1761 में? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सतत विकास क्या है, यानी सतत विकास है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो देखो, क्या संसाधनों का सुनिश्चित उपयोग और विकास है? नहीं। क्या संसाधनों का संचयन और फिर उसके अनुसार उनका उपयोग करें? ये भी नहीं है। थर्ड है, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाना चाहिए। हाँ, यह आंसर करेक्ट है, यह आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमें भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर ही उसका सतत उपयोग करना चाहिए, यही है। और चौथा पॉइंट है, पर्यावरण में मौजूद उन सामग्रियों का उपयोग करना जिसमें मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता हो। नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। हमें पूछा है कि इनमें से कौन सी है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मतलब जहाँ पर मौसम के आधार पर होती है या उनको मजदूरी नहीं मिलती है, उसका हमें नाम बताना कि कौन सी है वो इसमें। तो देखो, क्या अति रोजगार? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्या कारखाना? नहीं हो सकता। बेरोजगार? नहीं हो सकता। अल्प बेरोजगारी, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसे अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, यानी जो बेल्जियम है उसमें सामुदायिक सरकार है, उसका चुनाव कौन करता है वो बताना है आपको। तो देखो, ऑप्शन ए, केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग, बेल्जियम के नेता द्वारा, या पूरे देश में नागरिक के द्वारा, या बेल्जियम के समुदाय नेताओं के द्वारा। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है उसमें। बेल्जियम में तो है केवल एक भाषा समुदाय के संबंधित लोग, यानी जो एक भाषा का बोलते हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं, वही उससे संबंधित लोग हैं जो इसका सामुदायिक सरकार का चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है आपके, 1849 में खाली जगह एक फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। किसने की थी वो ये बताना है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था, उसने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए, यानी अपना सपना जिसका उसका सपन था उसको साकार करने के लिए उसने 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला बनाई थी। किसने बनाई थी ये आपको बताना है। तो देखो, क्या ड्यूक मेटरनिक ने? नहीं। क्या कैसर विलियम ने? नहीं। क्या लुई सोलवे ने? नहीं। कौन था वो? फ्रेडरिक सोरियो था जो अपने 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला बनाई थी अपने सपने को साकार करने के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला है आपके छठा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों शुरुआती मांगों में से एक नहीं था, यानी इसमें हमें बताना है कि कौन था जो श्रीलंका तमिलों की शुरुआती मांगों में से सहमत नहीं था, यह आपको बताना है। तो देखो, पहला पॉइंट है इसमें, एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल की मान्यता? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्या क्षेत्रीय स्वायत्तता? यह भी नहीं हो सकता। क्या रोजगार और शिक्षा हासिल करने में अवसर समानता? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा इसमें, देखो, डी ऑप्शन है हमारे पास, एक स्वतंत्र तमिल इलम राज्य का निर्माण। हाँ, ये मांग की थी तमिलों ने कि उनका एक स्वतंत्र इलम हो, मतलब इलम मतलब होता है राज्य, ये मांग की थी उसने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला है सातवां क्वेश्चन है आपके, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी, यानी संसाधनों को बचाने के लिए, यानी किसने वकालत की थी, मतलब
किसने लड़ा था वकील बन के, वो आपको बताना है। तो देखो, नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, या संयुक्त राष्ट्र ने, या जापान ने, तो कौन होगा इसमें से? इसमें से हो जाएगा आपके, देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम ने। जो क्लब ऑफ रोम था उसने न संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला है आपके 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब इसमें हमें बताना है कि कौन सा व्यवसाय है, कौन सा व्यापार है जो तृतीय क्षेत्र होता है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। कौन आता है वो आपको बताना है। क्या कृषि आती है? नहीं, ये तो प्राथमिक में आती है। क्या दुग्ध उत्पादन आता है? नहीं, ये भी नहीं होता। क्या वानिकी होता है? नहीं होता, ये तो उद्योगों में आता है, ये तो कृषि में आता है। संचार है ना, संचार, रेडियो या परिवहन, ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में। अगर आपको और भी पूछ लेना तो आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या पूछा है, जोलवेरिन एक थी, यानी जो जोलवेरिन नामक एक संघ था वो क्या थी, ये आपको बताना है। तो देखो, राजनीतिक दल थे, सीमा शुल्क संघ थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, या मुद्रा थे, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएगा कि ये सीमा शुल्क संघ था। क्या था? सीमा शुल्क संघ था, जोलवेरिन। अगला है आपके 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें इनमें दिए हुए 3 तो गलत है, एक कथन वो सही है, वो हमें बताना है। तो देखो, पहला है बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति थी, या सरकार के पास संपत्ति है, या लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, या एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो देखो, बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति ये तो नहीं हो सकती, ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सरकार के पास संपत्ति है, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है आपके, कि सरकार के पास संपत्ति है, यही ऑप्शन करेक्ट है। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है कि सरकार के पास संपत्ति है, हाँ है सरकार के पास संपत्ति, करेक्ट आंसर है बी आपका। अगला है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो गुजरात है उसमें भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है वो आपको बताना है। तो देखो, क्या सिंचाई का प्रभाव? नहीं हो सकता भाई, वहाँ तो सिंचाई का कोई प्रभाव नहीं है। बाढ़ का प्रभाव? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तूफान का प्रभाव? ये भी नहीं हो सकता। नमक का प्रभाव? नमक का प्रभाव सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पास में समुद्र है गुजरात के पास, तो समुद्र है, वहाँ से नमक सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, इससे भूमि का क्या होता है? निम्नीकरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? यानी जो लिमिटेड टू ग्रोथ थी, ये पुस्तक कौन से वर्ष में प्रकाशित की गई है आपको बताना है। तो देखो, क्या 1970 में, या 1974 में, 1976 में, या 1972 में? तो देखो, कौन से वर्ष में की गई थी? 1972 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1972 में। अगला है आपके वॉक्स गेस्ट का क्या अर्थ है? यानी जो वॉक्स गेस्ट है इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। क्या ये एक लोक नृत्य है? क्या ये लोकगीत है? क्या ये सच्ची भावना है? क्या ये महिमा है? ये आपको बताना है। तो देखो, लोकगीत तो नहीं है, नहीं लोक नृत्य नहीं है, लोकगीत भी नहीं है, लोक महिमा भी नहीं है, तो क्या है ये? सच्ची भावना है। वोकस गेस्ट क्या है? एक सच्ची भावना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। यानी इसमें से हमें बताना है कि कौन सा संगठित अर्थ है, उसका हमें सही आंसर बताना है। तो देखो, पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है ये उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं। हाँ ये तो सही है। ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है? नहीं, ये तो गलत है। नौकरियां नियमित नहीं है? नहीं, संगठित में तो नियमित होती है। ये कम वेतन प्रदान करता है? ये भी नहीं होता। वेतन भी बराबर मिलता है, नौकरियां भी नियमित होती है, ये सरकार का नियंत्रण में ही रहता है, बाहर तो नहीं रहता। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है, खाली जगह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को वर्साई में आयोजित एक समारोह जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। यानी किस में, यह आपको बताना है कि किस में ना, कौन से वर्ष में पर्सा के राजा विलियम को वर्साई में आयोजित एक जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। यानी कौन सा वर्ष था वो
जब उसको सम्राट घोषित किया गया था। तो ऑप्शन पहला देखो 1815 नहीं, 1830 नहीं, 1869 नहीं हो सकता, उसे 1871 में, क्योंकि जब जर्मनी आज़ाद हुआ था 1871 में, तब उसको उससे राजा घोषित किया गया था जर्मनी का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला है आपके 16वां क्वेश्चन, जंकर कौन थे? यानी जंकर थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। जंकर कौन थे? क्या पर्शिया की सेना थी? क्या किसान थे वो? क्या वो छात्र थे या बड़े जमींदार थे? तो देखो जंकर कौन थे? जंकर थे बड़े जमींदार। जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं ना, उन्हें जंकर कहते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े जमींदार थे जंकर। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा? जो टिस्को नामक कंपनी है उस पर कौन सा अधिनियम है जो लागू नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन ए है आपके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कारखानों का अधिनियम या ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी अधिनियम है जो टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होती, यह आपको इसमें बताना है। तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये है ना, ये इस पर लागू नहीं होती कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम लागू नहीं होती। ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है, जर्मनी के झंडे में रंग है, यानी जो जर्मनी का झंडा है उसमें कौन कौन से रंग है, ये आपको बताना है। तो देखो क्या उसमें लाल सफ़ेद नीला था, या काला लाल गोल्ड था, या हरा या पीला था, या नारंगी सफ़ेद हरा था। इनमें से बताना है कि जर्मनी के झंडे में रंग कौन से थे। तो देखो उसमें रंग थे आपके काला लाल और गोल्ड, यानी काला रंग का, लाल रंग का और सुनहरा रंग का उसमें कलर था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके 19वां क्वेश्चन क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही हम क्वेश्चन आपके लिए और भी लेके आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो अगला क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें हमें 3 तो सही कथन है और एक कथन गलत है, वो हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखो पहला कथन क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका स्वतंत्र लोकतंत्र है, यह है नहीं, यह तो सही है, बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र है, सही है, यह तो हमें गलत बताना है। क्या दोनों में समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल निपटाया? नहीं, सही है, मुझे ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि देखो दोनों ने समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल थोड़ी निपटाए थे, अलग अलग थे ना। तो चलो अगले 2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। से आपका क्या बेल्जियम में नेताओं ने महसूस किया कि इन सभी समुदायों की भावना और हितों को समान रूप से ही देश की एकता संभव है? या डी है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय ने दूसरों पर अपना वर्चस्व कायम किया और साझा करने का इनकार किया? ये ऑप्शन तो सही है, देखो डी ऑप्शन सही है आपके, सी ऑप्शन सही है और ए ऑप्शन सही है। यानी जो बी ऑप्शन है ना, ये आपके गलत है, ये आपके गलत है, ऑप्शन बी आपके गलत है। ये आपको गलत ही पूछा था, गलत ही बताना, ये आपके गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके 20 ही करेंगे हम, आगे और भी लेके आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पूछा है, बाल्कन भौगोलिक और जातीय भिन्नता को एक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे, जिनके निवासी को मोटे तौर पर खालजिगिया रूप में जाना जाता था। यानी किससे जाना जाता था, ये आपको बताना है। यानी जो ये देश थे ना, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोस्निया, हर्जगानिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिया शामिल थे, इनके निवासियों को मोटे तौर पर किन के रूप में जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन है आपके बाल्कनियन, स्लाइड्स, रूसी या दास खंड, कौन सा था? तो देखो इसमें से दास था, दास के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।